हमारे प्रोसीजर का नाम क्या है? इंट्यूबेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो हम लिखना क्या है? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडो मतलब इनसाइड, ट्रेकियल मतलब ट्रेकिया, इंट्यूबेट मतलब हमारा इंट्यूबेट करना, ठीक है, सिंपली एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप पहले ये ध्यान देंगे कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है हमें कब कब करना है, ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एबीसी एनालिसिस पढ़ा है, एबीसी या फिर सीएबी अप्रोच, ठीक है। जब हम बीएलएस करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या रहता है कि पहले सर्कुलेशन चेक करो, एयर भी चेक करो, फिर देन हमारा ब्रीदिंग चेक करना, यही है। और हमारा एसीएलएस, हमारा जो इंट्यूबेशन है उसको हम बोलते हैं दैट इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। समझ आ गया? इट इज नोन एज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें भी जो अप्रोच चलेगा, क्या अप्रोच है यहाँ पे भी? सीएबी, सर्कुलेशन, एयर और ब्रीदिंग। सर्कुलेशन कैसे? कैरोटिड वाला। एयर पे आप लोगों को पता होगा जॉ थ्रस्ट कर लो, या तो फिर हमारा कौन सा वाला दूसरा हाइड्रेन चिल डक्ट वाला, ठीक है। ब्रीदिंग से आपको पता है लोकलिसन फील वाला, ये सब सबको पता है, बीएलएस में हम लोग कर चुके हैं सारा। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब आपका पेशेंट जो है ऑलरेडी आईसीयू में है, ठीक है, उसको मेडिसिन चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मॉनिटर भी ऑन है, मॉनिटर पे भी सब कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ पेशेंट का पल्स चल रहा है, हार्ट रेट और उसमें बीपी दिख रहा है आपको, सैचुरेशन दिख रहा है, सब दिख रहा है। अचानक से पेशेंट की जो हार्ट रेट थी वो बिल्कुल ही डिप हो गई, ब्रेडिकार्डिया में जाने लग गया। ब्रेडिकार्डिया में जाने लग गया तो क्या मैं इसको इंट्यूबेट कर दूं? क्या मैं इसको सीपीआर दे दूं? ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या? पल्स रेट कम हो जाना 60 से। तो ब्रेडिकार्डिया का क्या हमारा इंडिकेशन होता है कि इंट्यूबेशन करना है, या तो फिर उसको हम क्या कहते हैं एसीएलएस परफॉर्म करें उसके ऊपर? नहीं, एसीएलएस का सिंगल एक होता है हमारा सिंपल, वो क्या है? पेशेंट कैसा होना चाहिए? अनकॉन्शियसनेस। दूसरा, पेशेंट का अगर कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट आया है, एंड थर्ड, तीसरा, सिर्फ 3 होते हैं, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं होता। पहला क्या बोला? अनकॉन्शियसनेस, कार्डियक अरेस्ट, या फिर तीसरा हमारा पेशेंट ए पल्स, मतलब कि वो बिल्कुल ही उसका पल्स बिल्कुल ही जीरो है, स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया? उसको हम बोलते हैं ए पल्स, यानी कि हमारा कोई साइनस रिदम उसके अंदर नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? तो 3 हमारे इंडिकेशन होते हैं। तो एडी इंट्यूबेशन का कितना इंडिकेशन हो गया? सिर्फ और सिर्फ 3। इसी 3 केस में हम लोग करते हैं। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि हम लोग कब एटीट्यूड डालते हैं, तो 3 कंडीशन में, अनकॉन्शियसनेस हो, या पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया हो, या थर्ड पेशेंट का ए पल्स हो। ए पल्स मतलब कि एब्सेंस ऑफ पल्स, ठीक है। वो बोलते हम लोग बोलते ना एब्सेंट ऑफ पल्स, तो हमारा एब्सेंट ऑफ पल्स होगा तभी हम लोग करेंगे। समझ आ गया? अदरवाइज हम लोग जाके एसीएलएस परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एसीएलएस का कि हम कब कब करना है, ये वाला हमने बात कर ली है। अब एसीएलएस जो परफॉर्मेंस होगा, स्टार्टिंग से पहले बता दूं कि हमारा जो भी पेशेंट है, ठीक है, अब एसीएलएस जैसे हमें पता चला कि पेशेंट का बिल्कुल जीरो पल्स आया, ठीक है, जीरो स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आए इसका मतलब कि सैचुरेशन भी चला जाएगा, साथ साथ बीपी भी जाएगा, एकदम से सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को क्या क्या अरेंजमेंट करनी होती है? सबसे पहले आपके पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट दिखे, फर्स्ट 3C याद रखो। 3C मतलब क्या? पहला C आप लोग क्या अनाउंस करोगे? कॉल फॉर हेल्प। मैंने देखा मेरा पेशेंट अनकॉन्शियसनेस, अलार्मिंग, ठीक है, पेशेंट शो करेगा। अनकॉन्शियसनेस आप कैसे चेक करते हैं? बाय द जीसीएस स्कोर। पढ़ा था जीसीएस स्कोर? कहीं पढ़ा है? अगर जीसीएस 3 होगा इसका मतलब है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो फिर डेड, यही पढ़ाया था कल। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो फिर पेशेंट डेड होगा। अगर पेशेंट का जीसीएस 3 है तो या तो फिर उसका जीसीएस जो है डिटोरिएट हो रहा होगा, यानी कि बिल्कुल ही अभी 7 था, अब 5, अब एकदम से 3 के पास जाने लगा है। समझ आ रहा है? डिटोरिएट बहुत ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है, सॉरी रैपिडली हो रहा है, ग्रेजुअली रैपिडली हो रहा है, बहुत तेजी से नीचे चला गया। तो ये चीज समझ आ गया कि हाँ इसका जीसीएस भी खराब है, पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस ना पड़ा हो, अब हमें स्टार्ट करना है। तो आप लोग देखा हेलो हेलो आप क्या है, सब ठीक है क्या? और मॉनिटर को देख लो ना कि जब मॉनिटर देख लिया, अलार्म करने लग गया, हम लोगों ने सब कुछ अनाउंस कर दिया। अब हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होगा? कॉल फॉर हेल्प, लिखते हुए चलना, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प, रैपिड फटाफट बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते हुए चलो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन समझ आ गया? इंडिकेशन ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज अनकॉन्शियसनेस, कार्डियक अरेस्ट, थर्ड हमारा एब्सेंस ऑफ पल्स, ठीक है, 3 कंडीशन। नाउ स्टार्ट विद 3C। Now start with 3C. So the first C is
कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प जो हमारे एसोसिएट जितने भी हमारे कलीग्स होंगे उनको हम बुलाएंगे, ठीक है कि हेलो सिस्टर एंड ब्रदर जो भी होगा या फिर हमारे डॉक्टर उनको हम बुलाएंगे, ठीक है, बुला लिया। कॉल फॉर हेल्प करने के साथ ही हम लोग क्या लेके आएंगे, हमारा क्रैश कार्ड। दिस इज अवर क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड इज फुल्ली लोडेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि हमारे पास सारे लोडेड होते हैं। इसके बाद मेडिसिन हमारी इमरजेंसी मेडिसिन जैसे एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हमारे इमरजेंसी मेडिसिन है। नॉर्मल सलाइन, ठीक है, ये मेडिसिन कोई भी मान लो मैंने अभी एज्यूम करके रखा हुआ है, ठीक है, उसमें सब कुछ होगा। उसमें क्या होगा, डिफिब्रिलेटर भी उसमें रखा हुआ था, बताया था मैंने। उसमें हमारे कैथेटर्स भी होंगे, उसके अंदर हमारे ईटी ट्यूब्स भी होगा, सब कुछ याद है, ईटी ट्यूब, वेनस बॉटल सब होगा। और उसमें हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा, याद है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारा वहीं पे रखा होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, उसमें रखा होगा। और हमारा उसमें क्या होंगे, हमारी टैग्स रखे होंगे, जो हमने टैग्स रखे थे ना, आई कार्ड्स रखे थे। तो आई कार्ड हमारे 5 आई कार्ड होंगे। सबसे पहला आई कार्ड होता है कि जो हमारा सबसे पहले होती है सर्कुलेटरी नर्स, जो बाकी सामान भाग भाग के लेके आएगी, कुछ कुछ सामान चाहिए तो, ठीक है। दूसरा एडमिनिस्टर नर्स, जो मेडिसिन को देते रहेगी, ठीक है। तीसरा सीपीआर नर्स, जो सीपीआर करेगा, ठीक है। फोर्थ होता है डॉक्यूमेंटेशन नर्स एंड फिफ्थ होगा जो भी वो कर रही होगा, मान लो डॉक्टर कर रहा होगा इंटूबेट या फिर कोई भी कर रहा होगा तो उसको असिस्ट करेंगे, असिस्टिंग नर्स। समझ आ गया, ये लोग होते हैं 5, ठीक है, 5 टीम होता है उसमें। तो क्रैश कार्ड में हमारी सारी चीजें होती हैं, इमरजेंसी की सारी चीज। लैरिंगोस्कोप भी उसी में होगा, एडी मतलब हमारे एडी के नीचे रखा हुआ है, एडी भी उसी में होगा, हमारा डिफिब्रिलेटर भी उसी में होगा, मैनुअल डिफिब्रिलेटर एंड ऑल थिंग्स जो हमें चाहिए, मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन एंड ऑल। समझ आ गया। अब पेशेंट हमारा डिटेरियोरेट हो गया तो कॉल फॉर हेल्प कर दिया। कॉल फॉर हेल्प क्लेम का क्या ले आए हम लोग पेशेंट के पास, क्रैश कार्ड ले आए। थर्ड सी होता है हमारा कोड ब्लू के लिए अनाउंस करना, ठीक है, अनाउंस कोड ब्लू। कोड ब्लू पता है, कोड ब्लू की टीम होती है जो कि स्पेशलाइज्ड होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, आईसीयू में कोड ब्लू का टीम नहीं होता। आईसीयू में हम लोग खुद ही सब कुछ करते हैं क्योंकि हम लोग वेल ट्रेन्ड है ना, हम लोग को सब कुछ पता है। आईसीयू में कोई कुछ नहीं करता। ये सब चीजें जो कोड ब्लू वाला है ना, सी जो लास्ट का सी है, वो कोड ब्लू कहाँ होता है हमारा, वार्ड्स वगैरह में, जहाँ वार्ड में जहाँ पे ये सब चीज नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा। लेकिन आईसीयू में हमेशा एक पेशेंट पे एक ही नर्स होगी और हमारा जो डॉक्टर होगा वो ऑल टाइम हमारे पास अवेलेबल ही रहता है। समझ आ गया, और वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो 3C समझ आ गया। पेशेंट को हम लोग, अगर पेशेंट जिस भी पोजीशन में होगा, किसी पोजीशन में पेशेंट को किस पोजीशन में ले आओ आप, सुपाइन पोजीशन, याद रखें, ठीक है। अगर पेशेंट दूसरे बाइपैप समथिंग किसी चीज में होगा, बाइपैप समझते हो, जो पेशेंट को इतना बड़ा ऑक्सीजन लगा देते हैं, बहुत सारे मास्क होते हैं, वो वाले सब मास्क हमें नहीं लगाना, पेशेंट को नॉर्मल मास्क पे ले आए। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नॉर्मल मास्क पे लाना है। पेशेंट किसी भी मास्क में होगा, मास्क के बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, नेजल प्रॉन्ग होता है, एक होता है जिसके अंदर बैग लगा होता है, नीचे देखा होगा ऐसे करके मास्क होता है, नीचे बैग लगा होता है, ठीक है, ठीक है, वो वाला बैग। तो ये सब बैग हम लोग के इतने बड़े बड़े मास्क नहीं चाहिए। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दो और पेशेंट को कौन सा मास्क लगा दो, नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क। समझ आ गया, सिंपली पेशेंट को सुपाइन पे लिटाया, सुपाइन पे लिटाने के बाद नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क, ठीक है, लिख रहे हो ना सारे फटाफट। तो नॉर्मल हम लोग सुपाइन पे लिटा के पेशेंट को नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क लगा देना है, ठीक है। अब पेशेंट को हमने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है, तब तक के लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब हमारे पास अरेंजमेंट शुरू हो गया है। अब पेशेंट को सुपाइन में लिटाने के बाद पेशेंट को हम लोग देते हैं दैट इज स्निफिंग पोजीशन। विच पोजीशन, स्निफिंग, SNIFFING, स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन मतलब होता है कि हमारे जो ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर जो है उसको हम थोड़ा सा इसके नीचे एक रोल डाल देते हैं, ठीक है, हमारे पास डमी ऐसे नहीं है, ठीक है, जो बताता, हम इसके नीचे एक रोल डाल देते हैं, ठीक है। ये रोल डालने के बाद रुक जाओ है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, कहाँ पे डाला देख लो, मैंने सर्वाइकल पे नहीं डाला, मैंने कहाँ डाला है, नीचे शोल्डर के पास, ठीक है, स्कैपुला के पास। इसके डालने के बाद ना ये पूरा जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल हमारा ये स्ट्रेट हो जाएगा। समझ आ गया, ये डालने के साथ में हमारे ये पार्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये रोल इतना बड़ा होगा कि हम इसके नीचे डालेंगे और जैसे हमारे नीचे इसके कंधे के ऊपर कुछ डलता है, ऐसे नहीं हो जाता बिल्कुल, तो ये से हो जाएगा ताकि हमारे ये क्या हो जाएगा, एयरवे पेटेंट। समझ आ गया, ताकि हमें एयरवे पेटेंट दिख पाए। समझ आ गया।
ये चीजें सर्कुलेशन लेवल। अब हम इसका इंट्यूबेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंट्यूबेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखें हम लोग क्या करते हैं, दैट इज प्री ऑक्सीजनेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्री ऑक्सीजनेशन। वेंटिलेटर हमारे पास रेडी रहेगा, वेंटिलेटर से हम लोग अभी कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन लगा रखा था हम लोगों ने पेशेंट का, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मास्क है, मास्क को हटाया और उसके पीछे से ट्यूब निकाली, ट्यूब को कहां कनेक्ट कर दिया, इसमें। ऑक्सीजन आ रहा है अभी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन मास्क होता है, मास्क है हमारे पास, ऑक्सीजन मास्क। पॉज करो। देखो ऐसे ही नेबुलाइजर है, बस ये चैम्बर हटा दो फिर हमारा मास्क एक तरीके से। ये देख लो ट्यूबिंग्स होती है, ट्यूबिंग्स हमने पेशेंट को यहाँ पे हमारे ये कनेक्टेड होगा, नेबुलाइजर है यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ नहीं है, ठीक है, समझ लो। ये रहा ट्यूबिंग और हमने पेशेंट को अपना मास्क लगा रखा है, ठीक है। फटाफट ये सारे काम करने होते हैं हम लोग को। मास्क हटाया, ठीक है, ट्यूबिंग ली, ऑक्सीजन मास्क कनेक्टेड है हमारा वहाँ पे ऑक्सीजन में, ये हमने हटा के किस में कनेक्ट कर दिया, इस वाले में। किस में कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये क्या डिवाइस है, एम्बो बैग, समझ रहे हो। एम्बो बैग में भी ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर बैग। रिजर्वॉयर बैग मतलब इसके अंदर रिजर्व है, क्या रिजर्व है, ऑक्सीजन, ठीक है। और हम लोग को शेप बनाना होता है। जी लिया, चिन पे रखा, नोज को क्लोज किया, ठीक है, चिन पे रखा, नोज को क्लोज किया। शेप कौन सा बना रहा हूं देख लो, सी शेप, ठीक है, या फिर ई शेप बना सकते हो। सी शेप बहुत सफिशिएंट होता है। और पेशेंट का पेटेंट एयरवे है ना, क्यों, क्योंकि कौन सा पोजीशन दे रखा है, स्निफिंग पोजीशन, ठीक है, स्निफिंग पोजीशन दे रखा है, फिर भी थोड़ा सा टिल्ट करो। ये पोजीशन होना चाहिए हर किसी का। राइट हैंड हमारा रिजर्वॉयर बैग के पास, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। पेशेंट को प्री ऑक्सीनेट करना मतलब कि अभी 100% ऑक्सीजन पहले इसको दे के रखना है, ठीक है। इसको आप लोगों को पूरा नहीं करना है। कितना देना है, 2/3 और 1/3 छोड़ देना है। कितना दे रहा हूँ देख लो, छोड़ रखा है मैंने आधा, आधे से भी कम छोड़ देखा है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं देना, और देते भी हैं तो दम से नहीं देते हैं, बहुत हल्का। सांस भी लेते हो, धीरे धीरे लेते हो ना, ऐसे करके, ठीक है। ऑक्सीजनेट करते चलो। सीपीआर चल रहा है, सीपीआर ऑनगोइंग है, समझ आ रहा है, माइंड में देखते रहो। सीपीआर ऑनगोइंग है, सीपीआर तो हमने उस टाइम से स्टार्ट कर दिया है जैसे पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हुआ, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प करने के बाद ही सीपीआर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये प्री ऑक्सीनेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट तक प्री ऑक्सीनेट कर रहे हैं ताकि हमारा सब कुछ रेडी हो गया। सब कुछ रेडी, ऑक्सीजन प्री ऑक्सीनेट कर दिया, इसको साइड रखो। लैरिंगोस्कोप रेडी, हमें असिस्टेंट जो होगा हमारा लैरिंगोस्कोप रेडी करके देगा, समझ आ गया। लैरिंगोस्कोप रेडी करके रखा, जी दिया, ईटी ट्यूब सीधा इसके अंदर ट्रेकिया में डालना है, ठीक है, याद रहे। अब हम लोग को ये ट्रेकिया में डाला कैसे, मैंने समझ आ रहा है, पॉइंट ये आता है कि हमने ट्रेकिया में डाला कैसे। आपको क्या पता है कि हमें ट्रेकिया में कितना डालना है। एंडोट्रेकियल ट्यूब तो बहुत सारे साइज के भी होते हैं, है ना, तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना कौन सा है। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि हमेशा क्या एक चीज याद रखो, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है हम डिसाइड करते हैं कैसे। जो पेशेंट है, ठीक है, 6 साल से ऊपर का अगर पेशेंट है तो क्या करो, एज +4/4, समझ आ गया। मान लो मेरे पास 20 साल का मरीज है, ये 20 साल का था, ठीक है, उसका एज +4 कितना हो गया, 20 + 4 24/4, ठीक है। कितना निकल के आ गया, 4 6 24। तो कितने साइज का ले लूंगा मैं, ये 6 नंबर का ईटी ट्यूब, ठीक है। एज +4/4 डिवाइडेड बाय 4, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये जो ईटी ट्यूब होता है ना, स्टार्ट होता है हमारा 2 नंबर से, 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 7.5 के बाद 8 8 8.5 बस खत्म। और 9 जो होता है आखिरी होता है। तो 2 से शुरू हुआ 9 तक चला, ठीक है। तो 2 से शुरू हुआ, उसमें 1.5 ऐड करते चलो और 9 तक पहुंच जाओ, समझ आ गया। तो हमने कैसे ये डिटरमाइन किया कि अगर पेशेंट मेरा 6 साल से ऊपर का है तो एज +4/4, 30 साल का मरीज है, ठीक है, मान लो, नहीं 26 का मान लो, चलो एक टाइम को 26 साल का मरीज है, उसमें +4 करो, अपॉन में 4 कर दो, ठीक है। 4 से 24, 4 7 28, है ना, 7 यानी 7 नंबर का करीब ले लूं, क्योंकि 30 आ रहा था तो 28 तक चल जाएगा, तो 7 नंबर का 7.5 का भी चल जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया ये चीज, ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या बोला, ये चीज हमारा। अब
अब हम लोग जो डालते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेकिया होता है आगे की तरफ, इसोफेगस होता है पीछे की तरफ, ठीक है। आप लोग लैरिंगोस्कोप डालने का भी तरीका होता है, ठीक है। लैरिंगोस्कोप जो होगा हमारा एज ऑफ द माउथ से इंसर्ट करेंगे, समझ आ गया। एज ऑफ द माउथ कैसे देख लो, ये रहा मेरा माउथ, मैं पहले सेंटर पे गया, सेंटर पे जाने के बाद इसको निक कर दूंगा साइड की तरफ, ठीक है, और अंदर ले गया, टंग को हटाया, उल्वा को साइड किया और इन्फ्लेट, समझ आ गया। पूरा आप मेरा डायलेट हो चुका है, आपको ये दिख रहा है ये हमारा, ठीक है, पूरा अच्छे से कर लिया। अब आपको ना इसोफेगस अब नीचे और ऊपर की तरफ ट्रेकिया दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। इसोफेगस नीचे, ऊपर की तरफ ट्रेकिया दिख जाता है ऊपर से, सामने से। तो आप लोग को जो डालना होगा ना वो आप लोग ध्यान से डालोगे कि ये जो है इसोफेगस में ना चला जाए, ऊपर से ट्रेकिया के ऊपर ही जाए। तो आप लोग जो डालोगे पोजीशन ना हमेशा जो डालोगे इस तरफ से डालना, और आपको लाइट दिखता रहेगा, लैरिंगोस्कोप पे लाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आप लोग देखते रहोगे। तो एक एज से ये डालो, दूसरे एज से एटीट्यूड, बीच में जगह खाली है, लाइट आपको दिख रहा है, और कहाँ चला गया, ऊपर वाली ट्रेकिया में चला गया। अब डालना कितना है कि मैंने बोला था कैरिना पॉइंट पे डालना है, तो कैरिना पॉइंट पे ये जो पॉइंट होता है ना इसके ऊपर एक और रेड पॉइंट होता है, ठीक है, इसमें दे रखा है, ये ब्लैक पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग इंश्योर करते रहना कि मैं जो डाल रहा हूँ ना मुझे ब्लैक पॉइंट दिखता है, समझ आ गया मैंने क्या बोला। मैंने जो डाला बस ये ब्लैक पॉइंट से अंदर नहीं जाना चाहिए, ब्लैक पॉइंट के ऊपर मुझे ब्लैक पॉइंट दिखता हुआ रहना चाहिए, जल्दी। तो ब्लैक पॉइंट के नीचे तक मैंने डाल दिया, ब्लैक पॉइंट मुझे दिखना चाहिए, समझ आया मैंने क्या बोला। डाला ये ब्लैक पॉइंट मुझे दिखे, तो मैंने जो डाला ये रहा मेरा ब्लैक पॉइंट जो अंदर से, जैसे मैंने डाला मेरा ब्लैक पॉइंट जहां मेरे को दिखना बंद हो जाएगा वही मैं छोड़ दूंगा। तो कहाँ पहुंच गया मेरा कैरिना पॉइंट, क्योंकि मैंने नंबर भी डिसाइड कर रखा था मेरा नंबर कौन से पे, ठीक है, सिक्योर हो गया। अब हमारा जो इंट्यूबेशन का जो भी चीज़ होगा ना, जो हमारा वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। हमारे पास वेंटिलेटर है नहीं ना, उसकी ट्यूबिंग्स है, ये तो बता था, उसकी ट्यूबिंग्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, उसको वेंटिलेट होता जा रहा है। अब हम इसको जो कफ होता है ना इसको डायलेट करते हैं, ठीक है, जी जो हमने कफ डायलेट किया था, इस पे आप लोग हमेशा ध्यान रखें 10 ml से ज़्यादा इसको इन्फ्लेट नहीं करना, ठीक है, 10 ml, वो भी धीरे 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 धीरे। आपने ये इन्फ्लेट क्यों किया, ताकि फिक्स हो जाए, ताकि ये फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाए के साथ साथ और भी मकसद होगा कि जो ये हमारा यहाँ पे जो सुप्राग्लॉटिक पे हमने इसको वो किया, इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेशन से ये भी होता है कि जब कैरिना पॉइंट पे हमारा ऑक्सीजन जाएगा ना तो वो रिगर्जिटेट ना हो जाए, ऑक्सीजन बाहर भी ना आ जाए, समझ आ गया। वरना ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा तो हम लोग प्रॉपर नहीं देख पाएंगे, प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सम टाइम होता है कि हम लोग जब इंट्यूबेट कर रहे हैं, इंट्यूबेशन इसका हो चुका है, अभी देख लो फिक्स है, ठीक है। फिक्स करने के बाद सब असिस्टेंट के साथ हो, ये मैं अकेले कर रहा हूँ तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हम गॉस पीस लेंगे, ठीक है, गॉस पीस लेके इसको अच्छे से पहले इसको रोल अप करके इसको सिक्योर कर देना होता है, क्योंकि अगर एक बार और घूम गया तो प्रॉब्लम है। देख लो, सिंपली इसको लिया, इसके अंदर से निकाला, देख लो क्या कर रहा हूं, बहुत आराम से जेंटल हैंड से करना होता है। और यहाँ पे साइड कर दिया, दोनों तरफ से लेके पीछे बांध दो, और ले यहाँ ले लो या फिर कहीं भी लेके इसको यहाँ पे ऐसे लेके बांध दो, ठीक है, बांध दो, ठीक। अब जब ये जो बांधने से पहले हमें एक चीज़ और काम करना होता है, ये सब साथ साथ चलता रहता है। अब आपने वो तो कर दिया, अब क्या होगा ना कि जब ये ऑक्सीजनेट करता रहेगा तो समटाइम क्या हो जाता है कि कैरिना पॉइंट पे ना जाके या तो वो राइट में चला जाएगा या तो फिर लेफ्ट ब्रोंकाई में चला जाएगा, किसी एक में चला जाएगा, या तो फिर कैरिना पॉइंट पे ढंग से नहीं आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि कैरिना पॉइंट तक तो गया ही गया है, क्योंकि मैंने ब्लैक पॉइंट तक डाला है, समझ आ गया। इसोफेगस में नहीं जाएगा, इसोफेगस में नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि वो जब आप सैचुरेशन देखोगे ना, सैचुरेशन मेंटेन ही नहीं होता रहेगा, ठीक है। आपने डाल तो दिया, सैचुरेशन देखते रहते हैं, सैचुरेशन हमारा बढ़ रहा होता है, यानी कि हमारा इंट्यूबेट चला गया, ट्रैक के में चला गया तो इंश्योर हो गया, लेकिन वो कहीं गलत ना चला गया। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि इसका राइट में गया, मतलब प्रॉपर दोनों तरफ उसको लंग्स में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
तो जब आप लोग चेक करोगे ना तो आप लोग ये भी आपको एक्सपैंड होता हुआ मिलेगा, ठीक है, और आपको साउंड भी आएगा। आप सांस लेते हो, आपको सांस का साउंड आता है ना, ठीक है, तो आप लोग ये भी आपको आवाज आएगी इसमें ऑक्सीजन की, और इसमें भी आवाज आएगी ऑक्सीजन। जैसे हवा चलती है तो आवाज आती है, वैसे आपको इस पे दोनों में रेजोनेंस साउंड आएगा। समझ आ गया? ये डॉक्टर चेक करते हैं, हम लोग भी चेक कर सकते हैं अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है तो, या फिर नॉलेज अच्छी है तो। समझ आ गया? लेकिन हम लोग ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। दोनों तरफ में चेक कर लिया तो इंश्योर हो गया कि मेरा कैरेना पॉइंट पे चला गया, ठीक है। ये भी इंश्योर हो गया कि हमारा इंटुबेट हो गया। अब जब इंटुबेट होगा तो पेशेंट का पल्स रेट भी गिरेगा, गिरा ही था क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस था, पेशेंट पल्सलेस हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे तो हमने तो इंटुबेट कर दिया ताकि पेशेंट को सैचुरेशन यानी हाइपोक्सिया से बचा सके। वेंटिलेशन इज ओनली पर्पस फॉर व्हाट? हाइपोक्सिया से बचाना। हाइपोक्सिया मतलब ब्रेन डेड ना हो जाए, सब कुछ करता रहे काम। सीपीआर तो चल रहा था, सीपीआर के साथ साथ हम बात करते हैं मेडिसिन की। हम अब मेडिसिन क्या लेते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, ब्रेडिकार्डिया मतलब कि उसका 30, 32, 34 इतना ही था, ठीक है, तब तो आप लोग क्या लेते हो? एट्रोपिन। लिख लो, इफ ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिन इज गिवन। ब्रेडिकार्डिया होगा तो एट्रोपिन दोगे, ATROPIN, एट्रोपिन, ठीक है। ये तो हो गया ब्रेडिकार्डिया जैसे, ठीक है। लेकिन हमारा पेशेंट जो था कैसा हो गया था? बिल्कुल ए पल्स। तो ए पल्स में हम लोग को देना होता है दैट इज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन, ADRENALIN, सुना होगा एड्रेनालिन के बारे में। एड्रेनालिन को हम लोग एपिनेफ्रिन बोलते हैं। हमेशा याद रखना, अगर पेशेंट का पल्स रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया में है, तब क्या देना है? एट्रोपिन। अगर पेशेंट का पल्स 0 है तो क्या देना है? एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, ठीक है। तो एड्रेनालिन के डोज चलते हैं दो तरीके से। एड्रेनालिन एक तो मैं दे दूंगा बोलस, बोलस मतलब कि मेरे पास एड्रेनालिन 1 ml का आता है, ठीक है, याद रखना 1 ml का हमने एड्रेनालिन ADR लोड किया, ADR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ADR बोल दो या फिर एपी बोल दो, एपी बोला जाता है, एपिनेफ्रिन हो गया, ADR हो गया एड्रेनालिन, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। 1 ml ले लिया और 10 ml क्या ले लूंगा, और बाकी के 9 ml क्या ले लूंगा? नॉर्मल सलाइन। हो गया मेरा ADR लोडेड है। लोड करने के बाद जो उसका IV लगा होगा उसकी IV से दे दिया ADR, समझ आ गया। और एक फ्लश ले लूंगा, नॉर्मल सलाइन ले लूंगा 10 ml, और एक वो 10 ml भी ऐसे डाल दूंगा नॉर्मल सलाइन, समझ आ गया। तो जो मैंने ADR दिया कितना ml? 1 ml के साथ डाइल्यूट किया 9 ml NS, उसके बाद फिर हमने फ्लश किया। फ्लश समझते हो? फ्लश आउट करेंगे कितना ml? 10 ml नॉर्मल सलाइन, फ्लश आउट कर दिया। ये हमारा हो गया ADR का स्लिप। और बाकी डिपेंड करता है कि डॉक्टर हमें कितना बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, ADR को हम लोग 1 मिनट में रिपीट कर सकते हैं 6 बार तक, ठीक है। इट विल बी रिपीटेड इन 1 मिनट, it will be repeated in 1 minute at 6 times, ठीक है। आप देखते रहो, यहाँ पे CPR चल रहा था, ठीक है, वो इंट्यूबेशन चल रहा था, ठीक है, और डॉक्टर होगा वो हमें बताता रहेगा कि हमें कितना देना है, लेकिन हमें भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ADR उसको दे दिया, ठीक है, एक बार दे दिया, 1 मिनट वेट करूंगा कि उसका पल्स रेट जो है ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया तो थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी कि 15 आएगा, 20 आएगा, उसके साथ क्या दे दो? एट्रोपिन, समझ आया? क्यों? क्योंकि ब्रेडिकार्डिया में बोला था ना एट्रोपिन देना है। ADR कब दिया था? जब 0 था, दे दिया। अब थोड़ा तो बढ़ा है तो क्या दो? एट्रोपिन, ताकि उसको थोड़ा और इंक्रीज करे। तो एट्रोपिन भी सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, 1 ml वो, 9 ml NS, फिर 10 ml वो, ठीक है। इतने देर में एट्रोपिन दिया और 1 मिनट निकल गया मेरा। तो हमने बोला था कि ADR जो दिया उसके बाद 1 मिनट तक वेट करो, अगर पल्स रेट बढ़ता है तो दोबारा एक दे दो, यही बात की हम लोगों ने, ठीक है। अब 1 मिनट वेट किया हम लोगों ने, उस 1 मिनट में क्या दे दिया था? एट्रोपिन दे दिया था। अब 1-2 मिनट वेट करो, अब देख लो मॉनिटर पे कि उसका जो है वो पल्स रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर नहीं बढ़ा है तो अगेन क्या दे दो? ADR, समझ आ गया। लेकिन अभी एट्रोपिन मत देना, क्यों? एट्रोपिन इज रिपीटेड एट 5 टाइम्स, ठीक है, इन 5 मिनट। उसको हम 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? सिर्फ
5 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम में नहीं मतलब करें। तो समझ आ गया। ईडीआर कब कब रिपीट कर रहे हैं? 1-1 मिनट पे। एट्रोपिन कब कब रिपीट कर रहे हैं? 5 मिनट पे। समझ आ गया, ये चीज हमेशा याद रखना। 5 मिनट में कितना? हाँ, 5 बार रिपीट कर रहे हैं 5 मिनट में, और ईडीआर को रिपीट करते हैं 6 बार, 6 बार रिपीट कर सकते हैं 1 मिनट में। समझ आ गया। इट इज नोन एज इमरजेंसी ड्रग। फिलहाल अभी 2 ही नाम याद रखो इमरजेंसी ड्रग्स के, एट्रोपिन और एडीआर, ठीक है। उसके बाद फिर हम पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। लिख लो, इन्फ्यूजन स्टार्टेड ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये रफली नोट है अभी। नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर हम उसको बोलते हैं नॉरएड्रेनल, ठीक है। नॉरएड्रेनल, नॉरएड्रेनल का काम होता है बीपी को इंक्रीज करना, और एड्रेनल का काम क्या होता है? हार्ट रेट को बढ़ाना, ठीक है। तो हमारा नॉरएड का काम क्या होगा? बीपी को इंक्रीज करना। लिख लो, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्रैकेट में। तो जब पेशेंट का पल्स रेट एकदम से अचानक से कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा शॉक? अचानक से एकदम से ड्रॉप हो गया पल्स रेट, नहीं, हाइपोवोलेमिक। कौन सा शॉक? दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। नाम सुना है? एनाफाइलेक्टिक शॉक नाम से नहीं सुना? लिख लो, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ANAPHYLACTIC, एनाफाइलेक्टिक शॉक। हमेशा याद रखो, अगर पेशेंट का अचानक से अभी पल्स बिल्कुल 60-70 मत चल रहा था, अचानक से एकदम ही 0 चला गया, यानी कि पेशेंट कहां चला गया? एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला गया, ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में मैंने क्या दे दिया था? कौन सी मेडिसिन दे दी थी? एडीआर। समझ आ गया, एडीआर हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। एडीआर से थोड़ा सा पल्स रेट बढ़ा है तो क्या दे दिया? एट्रोपिन। समझ आ गया। बीपी भी कम हो गया होगा हार्ट रेट के साथ साथ, तो क्या दे दिया? नॉरएपिनेफ्रिन। याद रहेगा, नॉरएपिनेफ्रिन का इन्फ्यूजन चलेगा एज पर डॉक्टर ऑर्डर, जो भी डॉक्टर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इंट्यूबेशन को सिक्योर करो, सिक्योर करने के बाद पेशेंट को एक्सरे करवाओ। समझ आ गया। और एक्सरे में देखने को मिलता है दोनों में बिल्कुल अच्छे से हवा जा रही है। और पेशेंट को जब इंट्यूबेट हो जाए तो कौन सा पोजीशन दे रखा था अब तक मैंने? नेपिंग पोजीशन। अब सुपाइन भूल जाना, ठीक है, क्योंकि सुपाइन मैंने कब दिया? जब पेशेंट कोई भी पोजीशन में था तब तो सुपाइन दे दिया, पोजीशन में था तब तो सुपाइन दे दिया, लेकिन जब इंट्यूबेशन कर रहा हूं तो कौन सा दिया? स्लिपिंग। अब पेशेंट को कितने डिग्री पे लेटा दो? दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। इंट्यूबेट कर दिया, यहाँ पे वेंटिलेटर पे कनेक्टेड है, अब इसको 30 डिग्री पे लेटा के रखो पेशेंट को। क्यों? ताकि लंग्स किस पर रिलैक्स करेगा? डायफ्राम पे ना, और उसको लंग्स को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और पेशेंट ऑक्सीजनेट होता रहेगा। सबको समझ आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, रैपिड रिविजन कर लेते हैं, फिर सिनेरियो क्रिएट करूंगा अभी, तब सबको करना है, ठीक है। सबसे पहला याद रखो, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो गया होगा, या तो फिर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में, या तो फिर पेशेंट कहां चला गया होगा? ए पल्स, यानी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब क्या बोलोगे? एनाफाइलेक्टिक शॉक। याद रहे, 3 कंडीशन में हम लोगों ने क्या करा था? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्या करा? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है। इट इज इलेक्टिव, इट इज इमरजेंसी, इट इज इमरजेंसी, ठीक है। अचानक इलेक्टिव मतलब प्लान हम लोग करते हैं कि पेशेंट को कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देनी है तो हम लोग उसको इंट्यूबेट करके रखते हैं, ठीक है। तो इट इज इमरजेंसी इंट्यूबेशन, ठीक है। इमरजेंसी इंट्यूबेशन में अगर हुआ है तो हम लोग को क्या करना है? कॉल फॉर 3C। फर्स्ट हमारा कॉल फॉर हेल्प, क्रैश कार्ड लाओगे। थर्ड C हमारा कॉल फॉर कोड ब्लू, ठीक है। अब कोड ब्लू कर दिया कहां पे? अगर पेशेंट वार्ड में है तो, अदरवाइज हम लोग कोड ब्लू अनाउंस नहीं करते अगर आईसीयू में है तो, ठीक है। हमारे पास सब कुछ रेडी है। अब क्या? क्रैश कार्ड रेडी है, हमारा इंट्यूबेशन का सारा सामान रेडी है, पेशेंट रेडी है, सब कुछ। ये सारा काम प्राइवेसी में होगा, बिल्कुल पता है प्राइवेसी में होगा, क्योंकि और बहुत सारे पेशेंट होंगे आईसीयू में,
तो हम लोग उसको कर्टन लगा के सारा काम अपना करते हैं चुपचाप। वेंटिलेटर है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। अब हम पेशेंट का इंटरवेंशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लोग होने चाहिए। कौन कौन 5? डॉक्टर होगा और नर्सेज होंगे, ठीक है। तो 4 और 5 नर्सेज होंगी, जितनी भी होगी उसमें से एक नर्स आई कार्ड पहन लेगी, कौन सा, कि मैं मेडिसिन दूंगा या दूंगी, ठीक है। एक नर्स सीपीआर के लिए स्टार्ट, जैसे उसने कॉल पर रख किया ना उसी टाइम से उसने सीपीआर चालू कर दिया होगा, ठीक है। वो तो सीपीआर उसको पता है कि वो सीपीआर नर्स है, ठीक है। उसको कोई आई कार्ड पर पहना लग रहा है कि रुक जा मैं आई कार्ड पहनाऊं, ऐसा मत करना, ठीक है। उसको सीपीआर करते रहने देना, वो सीपीआर करते रहेगी। और असिस्टिंग नर्स जो होती है ना, वो असिस्टिंग नर्स जो चेंज करती रहेगी किसके साथ, सीपीआर नर्स के साथ, समझ आया। जो असिस्ट करेगी डॉक्टर को, भाई वो भी तो थकेगी ना सीपीआर दे रही है, तो वो 1 मिनट ज्यादा, फिर 2 मिनट थक जाएगी, फिर वो कौन करेगी, असिस्टिंग नर्स, समझ आ गया। असिस्टिंग नर्स कौन, जो डॉक्टर के साथ इंटरवेंशन में हेल्प करवा रही थी, समझ आ गया। एक नर्स होगा लोड करेगी मेडिसिन, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ सिनेरियो। एक नर्स जो है सर्कुलेटर सामान लेके आ रही है, एक नर्स लोड कर करके दे रही है एडमिनिस्ट्रेटर वाले को, और एक असिस्ट कर रही है डॉक्टर को कि लो ये लो सामान, ये चीजें लो, ये सारी चीजें। तो मेरे पास क्या क्या है, हमारे पास एम्बू बैग है, क्रैश कार्ड है, क्रैश कार्ड में सब कुछ पता है मैंने क्या क्या बोला था, वो सब चीजें हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बाकी नीचे और चीजें हमारी सारी चीजें होनी चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी रेडी होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, हम लोग फटाफट वो सीपीआर जो दे रहे हैं वो भी इंश्योर करो हमेशा जितना भी काम करोगे सब ग्लव्स पहन के, ठीक है। ग्लव्स ही पहनोगे, बाकी ज्वेलरीज तो हम आईसीयू में निकाल ही देते हैं, आई कार्ड जी सॉरी वॉचेस वगैरह सब कुछ रिमूव कर देना, ठीक है। हुआ, सीपीआर चल रहा है, ठीक है, सीपीआर चल रहा है। एक आया वो इंटरवेट करेगा, एक हमारा मेडिसिन देता रहेगा, और एक हमारा लोड कर करके देगा, समझ आ गया। इंटरवेशन में क्या क्या पढ़ा था, पहले हम क्या करेंगे, प्री ऑक्सीजनेट। पहले हमने पेशेंट को क्या कर दिया, सुपाइन पोजीशन पे लेटा दिया, याद रहेगा। सुपाइन पोजीशन पे लेटाने के बाद पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में लेटा गया, ठीक है। उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगा रखा है, ऑक्सीजन लगाने के बाद हमने उसको क्या करा था, तब तक हमारा अपना एम्बू बैग रेडी कर दिया, ठीक है। एम्बू बैग रेडी करके ऑक्सीजन वाले में से हटा के इसमें लिया। कैसे बनाओगे, सी शेप, ठीक है। इंश्योर करोगे, लॉक करोगे चिन एंड नोज, चिन एंड नोज पूरा लॉक होना चाहिए। उसके बाद फिर उसको ऑक्सीडेट करोगे। 2/3 रिजर्वॉयर बैक को प्रेस करना है वेरी जेंटली, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। कैसे कर रहे हो, स्क्वीज 1 2 3 4 5, स्क्वीज 1 2 3 4 5, स्क्वीज 1 2 3 4 5, समझ आ गया। 5 तक काउंट मत करना, 3 तक काउंट करना। स्क्वीज 1 2 3, 5 मत जाने देना, समझ आ गया। स्क्वीज 1 2 3, स्क्वीज 1 2 3, समझ आ गया। स्क्वीज 1 2 3 काउंट दिमाग में, स्क्वीज 1 2 3, स्क्वीज 1 2 3, स्क्वीज 1 2 3, समझ आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। स्क्वीज 1 2 3, स्क्वीज 1 2 3 हमेशा याद रहेंगे। उससे पहले हमने वो सीएबी वगैरह कर लिया था, ठीक है। ये करने के बाद हाँ सिस्टर और सब रेडी है, ठीक है, रेडी है। आप फटाफट लिया लैरिंगोस्कोप लगा के, एक साइड इधर चिन के पास रखा और दूसरी साइड से हमने इंटरवेंशन का हमने ट्रैक किया। ये कौन डिसाइड कर रहा है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना। तो जो नर्स दे रही है उसको पता है ना कि वो कितने नंबर का है, तो नंबर कौन सा, एज प्लस 4 अपॉन में डिवाइडेड बाय 4, जितने साल का पेशेंट लगा उसको उससे 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो डिवाइड पॉइंट वाइज आ रहा है, मान लो कि पॉइंट आ गया है 7, तो 7 दो, ठीक है, या फिर 7.5 दे दो, यानी कि उसको 7 पे चलेगा और 7.5 पे चलेगा, ठीक है। और जो मेरा इंटरवेंशन है वो ब्लैक पॉइंट पे, जब हमें ब्लैक पॉइंट दिखना बंद हो जाए वहीं पे रुक जाओ, और ब्लैक पॉइंट को नोटिस करते रहो। जहां ब्लैक पॉइंट दिखना बंद हो जाए वो हमारा कौन सा पॉइंट चला गया, कैरिना पॉइंट पे, ठीक है। इंटरवेट हुआ, इसको इन्फ्लेट कर दो, कफ को इन्फ्लेट कर दो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पायलट कफ, ठीक है। पायलट कफ को इन्फ्लेट कर दिया, ये पार्ट से बाद बता दूंगा। पायलट कफ को इन्फ्लेट कर दिया, इन्फ्लेट करने के बाद ये सिक्योर हो गया। सिक्योर होने के बाद हम वो डॉक्टर उसको वो चेक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन सब दोनों में प्रॉपर जा रहा है, हाँ ठीक है, सिक्योर कर दो। ये थ्रेड लगाया, सब कुछ ओके, पेशेंट हमारा बढ़िया है, ठीक है। आप पेशेंट को अपने डिग्री पे लेटा दो, वेंटिलेटर पे तो कनेक्ट कर रखा है, समझ आ गया, सिंपल था। और मेडिसिन हम लोग कौन कौन से दे रहे थे, अगर पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी कि 0 पल्स में है तो क्या दे दिया, एडीआर, एड्रेनालिन, और उसको क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक है, दे दिया। कैसे लोड करके दे रहे हो, 1 ml विद 9 ml NS, लोड करके बोलस, ठीक है, अलॉन्ग विद 10 ml फ्लश, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको कब कब रिपीट कर सकते हैं, 1-1 मिनट में कितने बार, 6 बार, ठीक है।
साथ ही साथ क्या दे दो, अगर थोड़ा सा परसेंट बढ़ाए तो एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन भी सेम उसी सिनेरियो के साथ अलॉन्ग विद 10 ml और 9 ml एस्टर प्लस को डाइल्यूट करके, ठीक है। उसको कितने बार दे सकते हो, 5 बार 5 मिनट में, बार बार नहीं लेना है, ठीक है, वरना एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। एडीआर की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। हमने कर लिया। उसके बाद फिर आप पेशेंट को इन्फ्यूजन चला दो, क्यों, क्योंकि बीपी भी तो कम हो गया होगा ना, तो बीपी का इन्फ्यूजन कौन चला दिया, नॉरएपिनेफ्रिन का, समझ आ गया। अब पेशेंट को सारा का सारा जो बात, उसके बाद जो डॉक्टर एडवाइस करता रहेगा हम वो करते रहेंगे। अंडरस्टूड, समझ आ गया। सीपीआर यानी कि बीएलएस सबको आता ही था, बीएलएस कैसे करते हैं, ठीक है, बीएलएस बाकी करेंगे, समझ आ गया। चलो आ जाओ वॉलंटियर्स।